हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं और सेकेंड चैप्टर पर हम आगे बढ़ते हैं। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यायावर साम्राज्य को हम लोग पढ़ रहे थे। तो हमने इस चैप्टर के अंतर्गत आप देखेंगे मोसोपोटामिया को पढ़ लिया था और मोसोपोटामिया के आसपास जो भी साम्राज्य थे उनको देखा और हमने एथेंस और मैसेडोनिया प्रांत यानी कि सिकंदर की पूरी कहानी को पढ़ा। फिर हमने रोम में जो इतावरी साम्राज्य था उसको पढ़ा। इन तीनों साम्राज्यों को हमने अच्छे से देखने का प्रयास किया कि कहाँ पर कौन कौन सी साम्राज्य नीति थी और कहाँ कहाँ पर किस तरीके का शासन और कौन राजवंश बाप का चला रहा था। क्लियर है। इनकी हमने पहचान की, इनको पढ़ा और इनको हमने देख लिया। ठीक है। और लातनिया की स्थिति क्या थी, रोम में बोले जाने वाली जो भाषा थी वो क्या थे, ये सारी चीजों को हम देख चुके थे। और आपको देखा किस प्रकार की भाषा निकल के आई है। आप देखेंगे फारसी निकली, यूनानी निकली, लताए निकली, अरबी निकली। क्लियर है। यूनान की भाषा में आप देखते हैं अलेक्जेंडर मैसिन वाला पार्ट है और लतानियन भाषा में जो आपका रोम वाला पार्ट है। अरबी और फारसी जो है ये मंगोल और जो आपका चंगेज वाला पार्ट था मंगोलिया के आसपास, क्लियर है, उसके नीचे की भाषा को निकल कर आई। यही आपका मध्य कंट्री जो आपकी गल्फ कंट्री है उनमें ये भाषा निकल कर हमारे सामने बाहर निकली। क्लियर है। इन सारे कालक्रम और खंडक्रम को हम लोग आपका देख चुके हैं और इनकी हम बात कर चुके हैं। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग इस क्षेत्र पर आगे बढ़ेंगे और यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे आपके सामने है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। अब देखिए रोम साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इस साम्राज्य की बात हो रही है, रोम साम्राज्य जो क्या था, बहुत दूर दूर तक आपका फैला हुआ था। इसके विशाल क्षेत्र में आज के अधिकांश यूरोप और पूर्वर अर्ध चंदाकार यानी कि पश्चिमी एशिया और उत्तर अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा था। यानी कि रोम में जो आपका वेस्टर्न एशिया है उसका भी हिस्सा था और जो उत्तरी अफ्रीका है इनका हिस्सा भी था। इस अध्याय में हम देखने का प्रयत्न करेंगे कि साम्राज्य का गठन कैसे हुआ और किन किन राजनीतिक ताकतों ने भाग बनाए, संवारा और इन साम्राज्यों के लोगों को किन किन सामाजिक समूह में विभाजित किया था। आप देखेंगे कि साम्राज्य अनेक स्थानीय संस्कृति तथा भाषाओं के वैभव से संपन्न था। वहां स्त्रियों की स्थिति काफी सुदृढ़ थी और वैसी स्थिति अनेक देशों में भी देखने को मिलती है। लेकिन वहां अर्थव्यवस्था में कुछ दास दासियां पर आपका चलती थी, जिसकी वजह से इनका एक अच्छा खासा एक स्वतंत्र वंचित था। 5वीं शताब्दी के बाद तक ये चीजें फैली बढ़ी और अलग अलग अध्याय के खिलाफ में ये समृद्धता की जो नींव है ये आपकी नींव पर आधारित था और ये सारी चीजें पढ़ी और इसमें हमने देखा। रोम के इतिहासकारों के पास स्रोत सामग्री विशाल भंडार है और इसमें संपूर्ण स्रोत सामग्री ये 3 वर्गों में विभाजित है। पाठ्यक्रम, प्रालेख, दस्तावेज, भौतिक चीजें, समग्र व्यक्ति के द्वारा लिखे गए कालखंड के यात्रा वृत्तांत और उनके साथ पत्र, व्याख्यान, वचन, कानूनन आदि दस्तावेज के रूप में इसका प्रमुख आपका पैरासाइज पेट के पत्तों पर लिखा हुआ बाप की पांडुलिपियां और वे अभी नष्ट हो गई हैं बड़ी मात्रा में। यूथानिक, एस्थानिक, ये सारी चीजें हमको यहाँ पर मिली। तो उन सबको हम देखेंगे कि 3 महाद्वीप में फैला कोई साम्राज्य कितना बड़ा है और क्या उसकी स्थिति है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा आप इस साम्राज्य को गौर कर कुछ चीजों को देखिए। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्व भाग में 630 दशक तक अवधि में यूरोप और अफ्रीका पूर्व मध्य तक फैले विशाल क्षेत्र में 2 सशक्त साम्राज्यों का शासन था। दोनों साम्राज्य रोम ईरान के थे। रोम तथा ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंद थे, यानी कि रोम और ईरान 2 साम्राज्य थे। रोम का ईरान का ये दोनों
इन दोनों साम्राज्यों को ये लोग आपस में लड़ते थे और ये अपने अधिकांश क्या थे, आपस में लड़ते थे और एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। उन्हें भूमि की एक सकरी पट्टी जिन्हें किनारे पर फरात नदी बहती थी। अगर आप देखोगे तो आप देखेंगे दजला और फरात नदी बहती है। कहां पर? जो आपका ईरान इराक वाला जो रीजन है उसमें। ठीक, इस अध्याय में हम रोम साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मगर कहीं कहीं प्रसंगवश रोम की प्रतिद्वंदिता ईरान से का भी उल्लेख करते हैं। तो जो रोम के सामने अगर कोई प्रतिद्वंदिता है शासन में, तो वो कौन है? ईरान के जो शासक हैं, ईरान जो वंश है, साम्राज्य है, उनसे है। यदि आप नीचे दिए गए मानचित्र पर नजर डालेंगे तो कि यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप में एक समुद्र द्वारा एक दूसरे से अलग किया हुआ है। कह रहे यूरोप और अफ्रीका को एक महासागर, एक समुद्र जो है उनको अलग करता है, जो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला है। यानी कि यूरोप का कौन सा? स्पेन, और पूर्व में जो आपका सीरिया है यानी कि मिडल ईस्ट कंट्री है, इस तक फैला है। साथ ही भूमध्य सागर कहा गया है। ये सागर कौन सा है? भूमध्य सागर। अभी हम भूमध्य सागर की स्थिति को, ये उन दिनों में रोम साम्राज्य का हृदय था, जहां भूमध्य सागर, उत्तर में ईरान, दोनों विशाल के आसपास सभी प्रदेशों का प्रभुत्व था। साम्राज्य की सीमा का दो महान नदियां राइन और डेव्यूस, आपको पता है राइन और डेवस कहाँ की हैं? जो आपका रोम कंट्री है वहां की प्रमुख नदी है, जैसे मध्य भारत में बहने वाली आपकी दजला और फरात। दक्षिण सीमा साहरेन नामक में विस्तृत फैला हुआ था। अब देखिए ये साम्राज्य को आप बड़ा गौर करके देखिए। सबसे पहले देखिए एडियाटिक सागर, तो ये आपका यूरोपियन है। ये है डेब्यूस नदी, काले सागर में गिर रही है। अल्पस के आसपास से निकलती है राइन रिवर। क्लियर है? और ये जो क्षेत्र है इतना बड़ा, ये सब एक दूसरे के साथ बहुत सारे सागर के साथ मिलने के बाद आप देखेंगे ये सब पार कैस्पियन सागर है, या एडियाटिक सागर है, एनगिन सागर है, होपियोसोन सागर है, टिरोटिस सागर, ये सब अल्टीमेटली भूमध्य सागर में मिल जाते हैं। और ये थोड़ा यहाँ पर आपको देखना चाहिए, यहाँ से आपके मिडिल ईस्ट कंट्री शुरू होती है, जो दमस्क, मिस्र, नील नदी, जैम्यूस, और ये है रेड सी। क्लियर है? ध्यान रहेगा, ये क्या है? रेड सी। और ये जो पार्ट आ रहा है ना एटलस वाला, और ये मोरक्को, ये सारा है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है? ये अफ्रीका है, ये आपका यूरोप है। ये कौन सा है? यूरोप। यूरोप। और ये कौन सा है आपका? मध्य एशिया। मध्य एशिया। ये पूरा रीजन है आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? इस अत्यंत विशाल क्षेत्र में रोम साम्राज्य फैला था। दूसरी ओर कैस्पियन सागर के दक्षिण में, पूर्व में अरब सागर तक समूचा इलाका और कभी कभी अफगानिस्तान के कुछ हिस्से ईरान के नियंत्रण में थे। दो महान शक्तियों ने दुनिया के अधिकांश इस भाग में आपस में बांट लिया, जिन्हें चीनी लोग ताचीन यानी कि बृहद चीन या मोटे चीन के पश्चिम में कहा गया है। क्लियर है? तो अलग अलग रूप में बटाया दो महान शक्ति में दुनियाओं को उन्होंने आपस में बांट लिया था। क्लियर है? अब देखिए साम्राज्य का आरंभ कार्य का, रोम साम्राज्य को मोटे तौर पर दो चरणों में बांटा जाता है। इन्हें पूर्ववर्ती और परवर्ती चरण के कहते हैं। इन दोनों चरणों के बीच तीसरी शताब्दी का समय आता है, जो दोनों ऐतिहासिक भागों में विभाजित करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो तीसरा शब्द प्रमुख भाग है पूर्ण अवधि को पूर्व साम्राज्य और उसके बाद की अवधि को परावर्ती साम्राज्य कहा गया। इन दोनों को परावर्ती साम्राज्य कहा। दो महाशक्ति जिसमें उनके संबंधित साम्राज्यों में एक बड़ा अंतर है। रोम साम्राज्य संस्कृति की दृष्टि से ईरान की तुलना में कहीं अधिक विविधपूर्ण है। यानी कि जो रोम का साम्राज्य था
उस रोम के साम्राज्य को आप चाहे उसकी विविधता को देखिए, उसकी संस्कृति को देखिए, वो कहीं ना कहीं ईरान की संतुष्टि मतलब आपके संस्कृति से ज्यादा विविधतापूर्ण था, ज्यादा महत्व था। इस अवधि के दौरान पाइथन तथा उसके बाद ससीरियाई भावंश पाइथन वंश आया है, क्लियर है, रोम में, और उसके ससीनिया राजवंश ने ईरान पर हमला किया। जिन लोगों का शासन हुआ उनमें से अधिकतर कौन थे? ईरानी थे। इसके विपरीत रोम साम्राज्य ऐसे क्षेत्र और संस्कृति का मिला जुला रूप था जो मुख्य रूप से सरकार एक साझी प्रणाली के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े थे। अनेक भाषाएं बोलते थे, लेकिन प्रशासन में प्रयोजन हेतु लालतानिय और यूनानी भाषाओं का प्रयोग था। और पूर्व भाग में उच्च वर्ग यूनानी भाग, पश्चिमी भाग के लोग लतानिय भाषा बोलते थे, लिखते थे। इन दोनों के बीच में सीमा रेखा का भूमध्य सागर को चीरती थी। कौन चीरती थी? जो भूमध्य सागर रेखा है वो उनको चीरती थी। और अफ्रीका प्रांत तिन्नोपति जो एक लतानिय भाषा थी यूनानी के बीच जाती थी। ठीक, सभी एकमात्र शासक प्रजा थे जो कभी भी कहीं भी भाषा में बोलते थे। प्रथम सम्राट अगस्टक कहाँ के? रोम के 27 ईसा पूर्व में जो साम्राज्य स्थापित किया था उसे प्रीसेस्पेट कहा गया। यदि भी अगस्टक एक छत्रक शासक और सत्ता का क्या थे और वास्तविक स्रोत थे, निरंकुश शासक नहीं था। सैटन का सम्मान प्रदान करने के लिए सैटन वह निकाय था जिसने दिनों में जब रोम रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र सत्ता को अपने नियंत्रण में था, रोम में सेनेट नामक एक संस्था का अस्तित्व में आई और कई शताब्दियों तक वह संस्था ऐसी थी जिसमें कुलीन और अभिजात वर्ग थे। तो सीनेट जिसमें सब अभिजात और कुलीन लोग थे रोमन के, यानी कि आप ऐसे मान सकते हैं कि राज्यसभा थी उस जमाने की, क्लियर है, जिसमें सब ऊंचे लोग थे। लेकिन आगे चलकर इतावली मूल के जमींदारों को भी शामिल कर लिया गया। बहुत जगह के जो इतावली मूल के जो आपके जमींदार थे उन लोगों को भी इसमें एंट्री मिली। ठीक, रोम के इतिहास में अधिकतर पुस्तकें जो आज यूनानी और लतावनी जैसे लिखती हैं इन लोगों द्वारा लिखी गई थी। पुस्तकों की वजह से स्पष्ट हो जाता है कि सम्राटों की परख इस बात से की जाती थी कि सीनेट के प्रति किसी व्यवहार को देखते हुए सम्राट मानते हैं कि सीनेट का सदस्य शत्रुपूर्ण और व्यवहार करता है, उन्हें इस शक की नजर से देखते हैं कि क्रूरता व सिंहासन था। कई सीनेट गणतंत्र युग से लौटने के लिए तरसे हैं, किंतु सीनेट का यह एहसास जरूरी है। सम्राट और सीनेट के बाद साम्राज्य शासन की एक मुख्य सेना थी और फारस के साम्राज्य को ब्लॉक यानी कि भर्ती करने वाली सेना। रोम की सेना एक व्यापारिक सेना थी जिसमें सैनिकों को वेतन दिया जाता था और न्यूनतम वेतन 25 वर्ष की सेवा करनी पड़ती थी। वेतनभोगी को सेना होने का निस्संदेह रोम के साम्राज्य की अपनी एक खास विशेषता थी, जो रोम का सबसे बड़ा एक संग्रह था। और 14वीं शताब्दी में ये सैनिक उसके पास निश्चित रूप से आपका वेतन पाते थे। तो एक अच्छा खासा साम्राज्य जो आपका चला, बड़ा और फूला, आप इसको देख सकते हैं। क्लियर है आपके साथ? सेवा और शक्ति के लिए लगातार आंदोलन करते रहे। सेवा और शक्ति के लिए क्या कर रहे हैं? लगातार आंदोलन करते रहे। सैनिक सेनापति कहीं तक भी सम्राट द्वारा ये महसूस करते हैं और ये आंदोलन सैनिक समूह के रूप में ले जाते हैं और रोम की तस्वीर में ये पेश की जाती है। उन इतिहासकारों को द्वारा तैयार की गई सेनेट के प्रति सहानुभूति रखते हैं। सीनेट सेना को घृणित करने और उसको डराती है क्योंकि वह प्रायः अप्रत्यक्ष हिंसा का स्रोत है और विशेष रूप से 3वीं शताब्दी में तनावपूर्ण परिस्थितियों में जब सरकार को अपने बढ़ाए हुए सैन्य खर्चों को पूरा करने पर भारी लगान लगता। सापेक्ष में सम्राट, अभिजात वर्ग और खिलाड़ी के इतिहासकार में 3 मुख्य खिलाड़ी थे। ये अलग अलग सम्राटों की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि वे सेना के किन नियंत्रणों में रखे जाते हैं। जब सेना विभाजित हो जाती है तो परिमाणतः एक ऐसा को छोड़कर
उसके बाद कुल मिलाकर 4 सम्राट गद्दी पर बैठते हैं। पहले 2 शासक में मेरा युग नहीं था, अपेक्ष के शांति यानी सिंहासन पर यथावत परिवार में वंश क्रम पर आधारित थी। पिता का राज्य पुत्र को मिलता है, चाहे नैसर्गिक हो यानी कि प्राकृतिक हो या उसने ग्रहण किया हो। उत्तराधिकारी दत्तक और सेना भी इसी सिद्धांत पर पूरी तरह मानती है। यानी कि बेसिकली ये कह रहे हैं कि रोम में एक प्रचलन था कि जो सबश्रेष्ठ लड़का होगा वो ही, मतलब जो बड़ा लड़का होगा उसको गद्दी ट्रांसफर हो जाएगी राजा की। उसी को चीजें बाप के चली जाएंगी और उसी को हम देख लेंगे। उदाहरण के लिए टिबोटियस जो एक रोम साम्राज्यों की एक लंबी कतार दूसरे परिसेट को स्थापित करने वाले अगस्टक का अपना पुत्र नहीं था, किंतु सत्ता सहज परिवर्तन के लिए अगस्टक को गोद लिया। 2 प्रथम बाप की शताब्दियों में देश के साथ युद्ध हुआ और बहुत कम हुआ। अगस्टक से लिबेरियस प्राप्त होता है जो साम्राज्य के पहले इतना लंबा चौड़ा उतना बड़ा विस्तृत था, जो वास्तव में अगस्टक का शासक काल जो शांति के लिए ज्ञात कहता है। इन शांति का आवागमन के चलते आंतरिक भागों में सदियों और सैनिक विजय के पश्चात ही ये सारी चीजें आपने इसमें देख ली, ठीक, जिनके द्वारा फरात नदी के क्षेत्र को एक निरंकुश रूप में हम इनको देखते हैं कि भाई क्या क्षेत्र है, किस तरह का है, कहाँ कहाँ से आता है। इन सब चीजों को हम लोग आपका देख लेते हैं। क्लियर है? जो आपको क्लियर होगा इनका क्षेत्र वसीम कहाँ पर है, कहाँ से आए हैं, कहाँ पर इनका चीजें। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए देख लिया इतना। अब थोड़ा इसमें आगे देख रहे हैं। साम्राज्य का त्रजान स्वपन यानी कि भारत विजय। भयंकर भूकंप के पश्चात पीड़ित एटियाटिक ऑफ सर्दियों में 1100 मतलब 115 या 16 के आसपास की बात है कि फरात नदी के रास्ते आगे बढ़ते हुए पार्थिनों की राजधानी में टियुसिफून तक आपका चला गया। फिर वह फारस की खाड़ी से के बाप के सिरे पर पहुंचा। इतिहासकार कैसोडोन के अनुसार भारत की ओर जाने वाला किसी वाणिज्यिक पोत का लातियों की नजर को देखा और उनकी चाहत थी काश वो सिकंदर जैसा जवान होता। अब लोग भारत की तरफ देखते हैं और उधर ही उनकी जाने की जो लालसा है, वो इच्छा है, वो हमेशा उनकी बनी रहती है। इस काल में एक विशेष उपलब्धि यह रही कि रोम साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन की क्रमिक रूप से काफी विस्तार हुआ। इसमें अनेक आश्रित राज्यों को रोम के प्रांतीय राज्य क्षेत्र को मिला, एक बहुत बड़ा राज्य क्षेत्र मिला। निकटवर्ती पूर्व राज्यों को भारी पड़ा, लेकिन दूसरी शताब्दी के प्रारंभ तक जाते जाते फरात नदी पश्चिम में रोम साम्राज्य पर बढ़ी और पड़ताल की। प्रशासनिक तौर पर उल्लेखनीय है कि राज्य आपका समृद्ध थे। उदाहरण के लिए हेराल्ड की प्रति वर्ष 54 से 55 लाख दिनार होती थी और दिनार रोम के एक चांदी का सिक्का है जो उसके बराबर थी। वास्तव में इटली के सिवा 2 शताब्दियों तक प्रांत नहीं माना जाता। साम्राज्यों के सभी प्रांत 2 बांटे गए हैं जिनमें पूरा कर वसूला जाता था, जिनमें जो पूरा टैक्स था वो वसूलते थे। और चमो उत्कर्ष था रोमन साम्राज्य स्कॉटलैंड के आर्मेनियाई सीमा तक फारस की खाड़ी और कभी कभी उसकी आगे भी चलते थे। सच ये है कि शासन को वहां चलाने के लिए उनकी आज कई सरकार नहीं थी। प्रश्न ये उठता है कि साम्राज्य इतने लंबे चौड़े और बाप के तरह तरह के इलाकों पर नियंत्रण कर पाना संभव नहीं हुआ। 6 करोड़ लोगों तक पहुंचा इस प्रश्न ने उत्तर साम्राज्य में शहरीकरण की खोज किया जा सकता है। अब जो शहरीकरण की सोच और पहल है वो भी इधर ही है। संपूर्ण साम्राज्य से दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए जिनके मध्य समस्त साम्राज्यों का नियंत्रण रखा गया। भूमध्य सागर की तटों पर स्थापित बड़े केंद्र थे, ठीक, और साम्राज्य के आधार में सरकार के आपका ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार सफल रही। इन साम्राज्यों को अधिकांश धन प्राप्त हुआ। इनका अर्थ यह हुआ कि स्थानीय उच्च वर्ग रोम साम्राज्य की कर वसूली अपने प्रशासनिक क्षेत्र के सक्रिय थी और इटली में अन्य प्रांतों की भी सत्ता आकस्मिक रही और एक ये रोमांचक पहलू भी रहा। और अधिकतर
प्रशासक और उच्च स्तरीय, इन सभी चीजों का एक नया प्रभुत्व वर्ग बना, जैसे बाप का सदस्यों की सा तुलना शक्तिशाली थी, क्योंकि उन सम्राटों को समर्थन प्राप्त था। जैसे जैसे नए समूह उभर कर सामने आए, सम्राट गेलसिन यानी कि सिंडट के में सैनिकों का कमान हटाकर नए वर्गों का उदय हुआ और गीलसन सेनेट के सेवा में करने वहां तक पहुंचने पाबंदी लगा दी और साम्राज्यों का नियंत्रण हाथों में ले लिया। सापेक्ष में पहली शताब्दी पर लिए जाने वाले दूसरी शताब्दी के दौरान ही शताब्दियां प्रारंभिक वर्षों तक सेना को अधिक प्रांतों के ले जाने, उन क्षेत्र पर इटली तक उनको सीमित कर दिया। तो क्षेत्र अलग अलग बढ़ा, साम्राज्य अलग बढ़ा, हर जगह आपका प्रांतीय धन संपदा, लूट और कर जैसे क्षेत्रों को आपका लगाया गया ताकि वो राजस्व का रूप बन सके। और उच्च जो आपके रोमन साम्राज्य थे, वहां कर वसूली को एक्टिव किया गया ताकि अन्य प्रांतों में अगर कोई आकस्मिक दिक्कत आती है, राजनीतिक उथल पुथल होती है, तो या फिर कोई भी ऐसे सैन्य आता है तो इनके माध्यम से हम लोग आपका पहुंचा सकते। क्लियर है? सीनेट पर कम से कम 3 शताब्दी तक इतावली मूल के लोगों का प्रभुत्व बना रहा। जो सीनेट थी, वहां पर जो आपकी सबसे बड़ी जो आपका संस्था थी सीनेट रोम में, तो कम से कम 3 शताब्दी तक जो आपके इतावरी मूल थे उन लोगों का प्रभुत्व रहा। लेकिन बाद में प्रांतों से लिए गए सीनेट बहुसंख्यक हो गए। इन कृतियों से पता चलता है कि साम्राज्य राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से इतावली का पतन हो चुका था। भूमध्य सागर की अपेक्षा समृद्ध और शहरीकृत भाग जैसे स्पेन के दक्षिण में, अफ्रीका के पूर्व तटीय क्षेत्र में उदय हुआ और रोम के संदर्भ में नगर ऐसी शहरी केंद्र था जहां पर आपका दंडनायक यानी कि मजिस्ट्रेट, नगर परिषद, सिटी काउंसिलिंग एक अपना सुनिश्चित क्षेत्र था और उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई ग्राम शामिल थे। इसलिए फिर भी शहरों को अधिकतर दूसरा शहर नहीं हो सकता था। उनके कई गांव लगभग हमेशा ही होते थे और आमतौर पर शहरी अनुकंपा के गांव भी आपका दर्ज को बढ़ाया और शहरी में गांव का दर्जा मिला। ठीक। और किसी शहर में रहने के कारण खाने की कमी, अकाल दिनों की तुलना में इनकी तुलना में बेहतर सुविधा प्राप्त कर पाने में आपका संभव रही। कैसी रही? ये सारी चीजों को देख पाने में, कर पाने में। क्लियर है? तो आप इनको देख सकते हो। तो संभवता का कारण क्या रहा? और डॉक्टर के अनुसार, गैलिन के अनुसार रोम शहर के साथ क्या बर्ताव था, इन सभी को हम लोग जो है आपका देखेंगे कि कैसा इनका साम्राज्य रहा, क्या इनका विस्तार रहा। इन सब पर हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।